नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, एक नजर हेडलाइंस पे। आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद 24 घंटों में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को राज्य का अगला सीएम चुना है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल का नाम ऐलान किया गया। अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पंजाब राजनीति में नवजोत सिद्धू गुट के एमएलए सुरजीत धीमान के बगावती सूर देखने को मिले। धीमान ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी नवजोत सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर विस्तार से देखें तो गुजरात सरकार में बदलाव है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटों में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को राज्य का अगला सीएम चुना है। चौंका दिया इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पद की रेस में भूपेंद्र पटेल का नाम एक बार भी सामने नहीं आया था। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विजय रूपाणी ने ही भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इसका समर्थन किया, जिसके बाद विधायक दल ने पटेल के नाम को मंजूरी दे दी। भूपेंद्र भाई जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि उन्होंने शपथ ग्रहण का दिन नहीं बताया। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले के घाटलोडिया सीट से कांग्रेस के शशिकांत वासुदेव भाई पटेल को हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद आनंदीबेन के कहने पर घाटलोडिया सीट से भूपेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया। पटेल ने ये चुनाव 80,000 से ज्यादा मतों से जीता। चुनाव के समय उन्हें उनके पास 69,55,707 रुपए की संपत्ति होने का हफलनामा भी दिया था। गुजरात के नए सीएम बने भूपेंद्र पटेल कौन है, उसके लिए हम आपको ले चलते हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल के नाम का ऐलान आज किया गया। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने अगले सीएम के तौर पर उनके नाम की घोषणा की। भूपेंद्र पटेल इस वक्त अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट के विधायक है। वो 2017 में पहली बार विधायक बने थे। उनसे पहले इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी चुनाव जीता था। पटेल कड़वा पाटीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भूपेंद्र पटेल के नाम पर शीर्ष नेतृत्व के बीच पहले से ही चर्चा चल रही थी। हालांकि उनके नाम पर आखिरी फैसला आज विधायक दल की बैठक में ही हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के किसी सदस्य को उनके सीएम बनने की ठीक जानकारी नहीं थी। भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता यामल व्यास से जब भूपेंद्र पटेल को अगले मुख्यमंत्री बनाने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि पटेल एक विधायक है, लेकिन उन्हें लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। हम बैठक खत्म होने का इंतजार करेंगे। भूपेंद्र पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शशिकांत पटेल को हराया था। इसे लेकर रोचक किस्सा यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद आनंदीबेन के कहने पर ही उन्हें टिकट दिया गया। पटेल ने ये चुनाव 1,17,000 से ज्यादा मतों से जीता था। अब कोरोना के मौत के आंकड़े को नहीं छिपाया जाएगा। अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने
नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौतों में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के 10 दिन बाद सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए इलफनामे के मुताबिक आईसीएमआर के अध्ययन के मुताबिक किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने के 25 दिनों के अंदर 95% मौतें हो जाती है। नियमों में बदलाव करते हुए अब कोरोना टेस्ट की तारीख या कोरोना संक्रमित पाए जाने के दिन से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों को कोरोना संबंधित मौत माना जाएगा, भले ही मरीज की मौत अस्पताल या घर में बनी फैसिलिटी से बाहर हो। हालांकि अगर किसी कोरोना मरीज की अस्पताल या घर में बनी फैसिलिटी में भर्ती रहते हुए 30 दिन के बाद मौत होती है तो इसे कोरोना संबंधित मौत माना जाएगा। गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि अगर किसी मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है या मृतक का परिवार डेथ सर्टिफिकेट में दिए गए मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है और जो ऊपर बताए मानकों से कवर नहीं होते, ऐसे मामलों में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तर पर बनी एक कमेटी को सूचना देंगे। पंजाब कांग्रेस में एमएलए के अब बगावती बोल सामने आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू गुट के एमएलए सुरजीत धीमान के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। धीमान ने एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी नवजोत सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाए। नवजोत सिद्धू पंजाब में पार्टी के प्रधान हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अगुवाई करेंगे तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब काफी दिनों से कांग्रेस में मची कलह ठंडी पड़ी थी। सिद्धू और कैप्टन गुट अंदर खाने जोर लगा रहे हैं कि उनके नेता को ही अगुवाई सौंपी जाए। सुरजीत धीमान अमरगढ़ से एमएलए हैं। धीमान सिद्धू के करीबी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए बगावत में भी वो शामिल है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत से देहरादून मिलने वालों में भी धीमान शामिल थे। इस बगावत को कांग्रेस हाईकमान ने दबा दिया, लेकिन सिद्धू गुट अभी भी कैप्टन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहा। हालांकि हाईकमान से स्पष्ट संकेत मिलने के बाद कैप्टन सरकार चलाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू के झगड़े को लेकर पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत दिलचस्प बयान दे चुके हैं। रावत ने कहा था कि इन दिनों दोनों के झगड़े से कांग्रेस प्लस होगी। हालांकि विरोधियों के निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि कैप्टन व सिद्धू के झगड़े के बीच कांग्रेस अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाना चाहती है। यह सब कांग्रेस की राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की लिखी चुनावी स्क्रिप्ट है। विज्ञापन पर अब घिरी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बंगाल के विकास की तस्वीरें लगा दी गई। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंडियन एक्सप्रेस को लोग ट्रोल कर रहे हैं। इस विज्ञापन को लेकर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ऐसा विकास न सुना होगा न देखा होगा। कलकत्ता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले जाए हमारे सीएम आदित्यनाथ जी। भले ही विज्ञापन में ले जाए लेकिन लाए तो सही। टीएमसी के नेता मुकुल रॉय ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बचाने के लिए इतने लाचार है कि सीएम बदलने के अलावा उन्हें विकास और बुनियादी ढांचे की तस्वीरों का भी सहारा लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशान साधा। लिखा, मुख्यमंत्री के झूठ की फिर से पोल खुल गई। विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना किया कोई काम नहीं है, तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीर छापकर जनता को कर रहे हैं गुमराह। ये शर्मनाक है। ये झूठ बोलने में नंबर 1 भाजपा सरकार, जिसके दिन है बचे 4। पंजाब में 2000 सरकारी बसों के चक्के 7वें दिन भी जाम। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकार बसें नहीं चल रही। वहीं वजह से सवारी व खासकर मुफ्त सफर सुविधा वाली महिलाओं को परेशानी हो रही है। हड़ताली कर्मचारियों की मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बैठक होनी है। उससे पहले जालंधर में रविवार को पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी व पनबस के कर्मचारियों ने जालंधर कैंट से विधायक व पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव परगट सिंह के घर का घेराव किया।
बस स्टैंड से रैली शुरू करते हुए वे विधायक परगट सिंह के घर तक पहुंचे थे। कर्मचारियों के आने पर परगट सिंह घर से बाहर निकले और उनकी मुश्किलें सुनी थी। कर्मचारियों ने बताया कि वह करीब एक हफ्ते से हड़ताल पर है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। परगट ने उन्हें भरोसा दिया है कि वह सरकार के आगे उनकी मांगों को रखेंगे। वह कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों की मांगे जल्द हल हो। पंजाब रोडवेज व पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के जलंधर प्रधान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार हर बार जीत कर मुकर जाती है, इस वजह से मजबूरन होकर उन्हें बेमियादी चक्काजाम करना पड़ रहा है। इस बार यह स्पष्ट है कि अगर सरकार ने माना नहीं तो फिर से हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानी से वो भी वाकिफ है, लेकिन पंजाब सरकार को तुरंत हमारी मांगे माननी चाहिए ताकि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो सके। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीतिक बवाल जारी है। शनिवार को भाजपा नेता ने रायपुर में अचानक चौक के राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल अनुसुईया उइके के ज्ञापन सौंपा था। उनका आरोप था कि धर्मांतरण की सैकड़ों शिकायतों के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार कार्यवाही नहीं कर रही। अब कांग्रेस नेताओं ने चुनौती दी है कि भाजपा नेता जिन 200 शिकायतों का जिक्र कर रहे हैं उसे सरकार को दे। कानून का उल्लंघन मिला तो 24 घंटे में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने रविवार को कहा कि बीजेपी धर्मांतरण को लेकर जरा भी गंभीर नहीं। जरा भी गंभीर होती तो रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में धर्मांतरण का एक मामला तो दर्ज होता। उन्होंने आगे कहा, भाजपा के नेता जिन 200 शिकायतों की बात कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा के नेता उन शिकायतों को पब्लिक डोमेन में रखे। भाजपा के नेता उन शिकायतों को राज्य सरकार के सामने रखे। यह देखना जाए कि क्या किस कानून का उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस की सरकार 24 घंटे के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा था, अगर भाजपा में जरा सा भी नैतिक साहस है तो वे तमाम शिकायतें सार्वजनिक करे और सरकार को सौंप दे। सरकार एक निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा था कि शिकायतों को भाजपा सार्वजनिक करने से आखिर क्यों पीछे हट जाती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज हाड़ौती के दौरे पर है। वो देर रात ट्रेन से कोटा पहुंचे थे। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकार से भी बातचीत की। गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम का चेहरा घोषित करने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं वो इस विषय पर सवाल नहीं करते। उन्होंने इशारों में बीजेपी में नए सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग करने वालों को जवाब दिया। हाड़ौती की धरती से ही सबसे पहले सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग उठी थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को समझते हैं वो इस विषय पर सवाल नहीं किया करते। ये सब तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वही निर्णय अंततः सबको मान्य होगा। हम सब परिवार भाव से काम करने वाले लोग हैं। इस परिवार भाव की परंपरा में क्या होगा ये तो ना हमारी विचार परंपरा में नहीं, विचार परिवार की नीति और रीति में है। हमारे यहाँ जो दायित्व जिसको मिलेगा उस दायित्व को करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के बराबर उत्साह से काम करेंगे। हाल में समय हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है। उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है।
जिस पर पीएम मोदी ने आज उनको एक लेटर लिखा। इस मौके पर सारे कार्यक्रम पटना स्थित उनके घर पर हो रहे हैं। पिता की पहली बरसी पर चिराग पासवान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। नरेंद्र मोदी पटना तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करते हुए उनका लेटर जरूर आया। उन्होंने बरसी पर संदेश लिखकर उन्हें याद किया है। प्रधानमंत्री ने कॉल कर चिराग पासवान से बात भी की। यह कॉल शनिवार को देर रात आया था। खुद चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की है। लेटर के जरिए अपना संदेश भेजने, कॉल कर बात करने और परिवार का हालचाल लेने पर चिराग ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री ने अपने लिखे संदेश में दिवंगत नेता रामविलास पासवान को महान सपूत, बिहार का गौरव और सामाजिक न्याय का मसीहा बताया। उनके प्रति अपने सम्मान, स्नेह जाहिर किया। प्रधानमंत्री को अपने मित्र खोने का गम है। उन्होंने रामविलास पासवान के संपूर्ण जीवन के उपलब्धियों को सराहा है, उस पर रोशनी डाली। अपने संदेश में पीएम ने कहा कि नए राजनीतिक लोगों को रामविलास पासवान से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी का मिशन 2022 अब शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के सभी मोर्चे पर अपनी अपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठकें कर रही है। इसी के तहत भाजपा किसान मोर्चा चित्रकूट में आयोजित की गई 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले इस कार्य समिति की बैठक में आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। किसान आंदोलन और गन्ना किसानों की नाराजगी से परेशान योगी सरकार को राहत देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ जहां सरकार विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना के दाम बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इस बैठक के जरिए भाजपा प्रदेश के सभी जिलों के किसान मोर्चा और किसान संगठनों को भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ा करने के गुर सिखा रही है। पार्टी ने तय किया है कि पश्चिम यूपी में खास तौर पर खाप पंचायतों के नेता और किसान संगठनों को मनाने का काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पार्टी अपने किसान मोर्चे के जरिए यूपी के किसानों को कृषि कानून के फायदे के बारे में बताएगी। साथ ही ये समझाएगी कि कोशिश होगी कि कैसे विपक्ष इस मुद्दे बनाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज की बैठक को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया था। पैरालंपिक के पदक वीरों का मोदी जी ने सम्मान किया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते। इनमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। ये किसी भी पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टीम के वापस लौटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का एक वीडियो रविवार को जारी किया गया। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा के डीएम सुहास अलवाई ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें स्कूल ने 3 बार दाखिला नहीं दिया था। ओलंपिक में सिल्वर जीतने के बाद अब उन्हें पीएम के बाजू में बैठने का मौका मिला। मोदी जी ने कहा कि भारतीय पैरा एथलीट्स ने टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आगे भी वे अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ देशवासी अपने पैरा एथलीट्स के साथ है। पीएम इससे पहले टूर्नामेंट के दौरान एथलीटों के प्रदर्शन पर पैनी नजर बनाए हुए थे और उनकी लगातार हौसला अफजाई कर रहे थे। हर मेडल विनर को उन्होंने सोशल मीडिया पर बधाई दी और फोन करके खुद बात भी की थी। प्रधानमंत्री से मिलने वाले सभी खिलाड़ियों ने कहा है कि यह उनके लिए गौरव का पल है। खिलाड़ियों ने कहा कि सब उन्हें पहले विकलांग बोलते थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें दिव्यांग कहकर उनके सम्मान में इजाफा किया। पैरालंपिक के दौरान दूसरे देशों के एथलीट हैरत में थे कि भारत के प्रधानमंत्री अपने एथलीटों से बात करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। यूपी में 5 साल में 150 से ज्यादा बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5 के साल में अंदर अपराधियों की कमर तोड़ने का दावा किया था। रविवार को इसका एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसके मुताबिक 2017 से लेकर 2021 के बीच 150 से ज्यादा अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा 3700 से ज्यादा अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। माफियाओं की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त हुई है। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कुट्टू सिंह जैसे दर्जनों बड़े माफियाओं का नेटवर्क
ध्वंस किया जा चुका है। 550 से ज्यादा क्रिमिनल्स के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की गई है। अवस्थी ने और बताया कि कानून व्यवस्था के मजबूती देने के लिए प्रदेश में 1.38 लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई है। इसी के अलावा 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। 213 नए थानों का निर्माण भी हुआ। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया गया। एसीएस होम के अनुसार एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार ने महिलाओं से जुड़े अपराधों पर तुरंत कार्यवाही कर रिकॉर्ड बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दर्द भरी कई कहानियां सामने आ रही है। अब अफगानिस्तान की महिला बॉक्सर सीमा रेज़ाई का मामला सामने आया, जिन्होंने अपना पैशन फॉलो करने के लिए दोस्त छोड़ना पड़ा है। अफगानिस्तान में लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन वो रह चुकी है। तालिबान ने उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने या मरने के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में सीमा ने बताया कि तालिबान की धमकी मिलने के बाद परिवार ने भी उनका सपोर्ट करना छोड़ दिया था। सभी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया। तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा किया तब सीमा कोच के साथ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। महिला खिलाड़ी को पुरुष कोच ट्रेनिंग दे रहे थे, इसलिए तालिबान ने उनके घर धमकी भरे खत भेजने शुरू कर दिए। खत में उन्होंने लिखा था कि अफगानिस्तान में रहना है तो बॉक्सिंग छोड़नी होगी या मरना होगा। सीमा ने बताया कि वे फ्लाइट से सवार होकर कतर चली गई। अब इंतजार कर रही है कि अमेरिका उन्हें वीजा देकर अपने यहाँ बुला ले। वे 16 साल की उम्र से बॉक्सिंग खेल रही है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। आरजेडी और बीजेपी की तरफ से पासवान के लिए आदमकद की प्रतिमा और उनकी जयंती पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मांग की जा रही है। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के लिए 2 पेज का संदेश चिराग पासवान को भेजा है। अपने 2 पेज के संदेश में नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को 39 पंक्तियों में श्रद्धांजलि दी। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महज एक लाइन में रामविलास की बरसी पर श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले बिहार के करीब सभी बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर रामविलास पासवान को अपनी श्रद्धांजलि दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश को पाकर चिराग पासवान बहुत खुश है। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप यूं ही हम पर आशीर्वाद और स्नेह प्रदर्शित करते रहें। लेकिन खबर लिखे जाने तक चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के श्रद्धांजलि संदेश पर कोई जवाब नहीं दिया है। तालिबानी सोच सामने आई है। बिहार के भागलपुरा में एक गर्ल्स हॉस्टल में सरिया कानून लागू करवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक ने छात्राओं को हॉस्टल के अंदर भी बुर्का पहनने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। मामला इतना बढ़ गया कि हॉस्टल के गेट पर पथराव भी हुआ। इसके बाद अंचल अधिकारी स्मिता झा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक पर कई आरोप लगाए। एक छात्रा ने बताया कि छात्रावास के अंदर जब लड़कियां कपड़े पहनती है तो अधीक्षक उन्हें बहुत गालियां देते हैं, माता पिता को फोन करने की गलत जानकारी देते हैं। एक पीएचडी स्कॉलर ने बताया कि गर्मी के मौसम में हर समय बुर्का पहनना आसान नहीं है, इसलिए छात्राएं हॉस्टल के अंदर बुर्का नहीं पहनती और अधीक्षक का कहना है कि यहाँ भी उन्हें हर समय बुर्के में रहना होगा। छात्राओं को बुर्का पहनने का फरमान का मामला जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा है। अंचल अधिकारी स्मिता झा का कहना है कि छात्रा और छात्रावास अधीक्षक के बयान के ले लिए गए। मामले की जांच चल रही है। जल्दी जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।